बहुत खूबसूरत सजेशन है आपकी, लेकिन बहरहाल हम नहीं किसी दिन और स्टार्ट। कर ले। बिल्कुल सही, हम किसी दिन और भी कर लेंगे। यानी आपकी इतनी प्यार और मोहब्बत भरी सजेशन जो है उसको अब हम जाने वैसे नहीं दे सकते, तो हम उसको जैसे किसी और स्नैप के लिए सर स्पेशल 1-2 घंटे और भी लगा लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर यस। मैं कह तो रहा सिग्नल इशू है पता नहीं शहर में। अच्छा, चलें, मैं वही कह रहा हूँ, हम फिर किसी दिन और भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं या जो नॉन कैश चार्जेस हैं, उनकी एडजस्टमेंट सबसे पहले होती है, और हमने उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट जो है वो हमने की थी। फिर हमने अगर हम तरतीब के लिहाज से या वैसे अगर आना चाहें, तो ये हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट भी है, और ये नॉन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, ये 9,000 का इन्होंने बताया हुआ है। इसको हम वापस ऐड बैक कर देंगे। कि वापस ऐड बैक स्क्रीन करने नहीं शेयर हो रही। वापस ऐड बैक करने की कोई मुझे लॉजिक बताएगा कि हम ऐड बैक क्यों करते हैं ऐसे। हमने जैसे अभी ये जो हमारे एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंस में हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस था, तो उसको भी हमने 24,000 को ऐड बैक किया। तो ऐड बैक क्यों किया, कोई बता सकता है? सर बिकॉज वो पे जो नहीं करते। बराबर करने के लिए। जब पहले हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हमने इसको एज एन एक्सपेंस माइनस किया होगा। अगर ये यहाँ पे देखें आप, तो ये एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है। ये सर अब माइनस को एक अब बार हमें, होगा ना। हाँ जी, तो अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं कि भाई इनकम स्टेटमेंट में जो काम किया था वो काम ठीक किया था, गलत काम नहीं किया था, माइनस ही होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, और तमाम नॉन कैश चीज़ों की जो एडजस्टमेंट है वो हमने अलहदा से करनी है, तो इस वजह से हमने क्या किया कि हमने सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यार सिग्नल इशू स्नैप मैं के तो कैसे मुंह से स्टार्ट। बोलना था। नहीं भाई वो पता है यार वो धरने की वजह से सही नहीं सिग्नल आ रहा। नेट का इशू है।
सॉरी यार, मुझे भी नहीं समझ में आ रही कि आज क्या मसला हो रहा है और ये क्यों मसला हो रहा है, लेकिन बार बार मसला हो रहा है। अच्छा, तो सवाल हम कर रहे थे और सवाल में हमने नॉन कैश आइटम्स के ऊपर थे हम, और उसमें हमने बात की थी कि ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट है, ये 9,000 हमने वापस ऐड बैक किया था। तो हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि 9,000 हमने वापस ऐड बैक क्यों किया है। तो क्योंकि ये लॉस जो था ये एक नॉन कैश एक्सपेंस था या नॉन कैश लॉस था, तो इस वजह से हमने इसको इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए तो हमने इसको डिडक्ट कर लिया, लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए हम इसको वापस ऐड कर देंगे। सेम वही लॉजिक है जो कि हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस की दफ़ा भी हमने दोहराई, और वो ये थी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए डिडक्ट किया था, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए हमने उसको वापस ऐड किया। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब ये बहस अलहदा है कि ये नॉन कैश कैसे है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको ज़रा स्किप करते हुए कि नॉन कैश क्यों है। ये जो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, या अगर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट हो कोई, तो वो भी जो है वो यानी नॉन कैश नेचर का होता है। और इन्वेस्टमेंट्स की भी जो वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है और शेयर की वैल्यू जो है ऊपर नीचे अगर थोड़ी बहुत हो जाए और उसकी वजह से अगर आपको कोई गेन या लॉस हो जाए, तो वो गेन या लॉस भी नॉन कैश या अनरियलाइज्ड लॉस या अनरियलाइज्ड गेन कहलाता है। तो बहस अभी हम थोड़ी देर में इस पे करेंगे कि ये नॉन कैश कैसे है, लेकिन जो एक और आसान सी कॉमन सी चीज़ जो हमारे पास थी वो थी डिप्रिसिएशन की, और डिप्रिसिएशन 46,000 की डिडक्ट हुई भी है, और नॉन कैश आइटम्स में ये सबसे कॉमन आइटम है जिसको हम वापस ऐड बैक कर दिया करते हैं। 46,000 जो है वो हमारा वापस ऐड बैक हो जाएगा डिप्रिसिएशन के नाम पे। फिर इसके अलावा हमारे पास कोई यानी जो नॉन कैश आइटम है वो देखने में तो यहाँ पे नज़र जो है वो नहीं आ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि आगे नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट के बाद फिर हमारे पास जो चीज़ आया करती है वो हमारे पास होती है वर्किंग कैपिटल चार्जेस। तो वर्किंग कैपिटल चार्जेस जो हैं, प्रोविजंस हमारे पास नहीं है। फारूक, प्रोविजंस होती क्या है? फारूक, सर प्रोविजंस वो सर जिनके ऊपर मतलब ये लागू नहीं होती चीज, इस तरह था कुछ। लास्ट टाइम हमने ये बात की थी, एक एक हेड समझाया था मैंने। इस पे भी बात कर लेते हैं कि ये क्या था। इसके बाद जो हमारे पास सर आपने जी दोबारा बता देंगे, आवाज़ नहीं आई थी मुझे आपकी। नहीं तो अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ था। ख्याल है कि ओके सर। नेट का कोई इशू है कि आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? यस है, आ रही है। यस सर। अच्छा, चलें, ये जो मैं ये डैश लगाई जा रहा हूँ ना, और मैं जो वैल्यू नहीं लिख रहा, ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ये पूरा फॉर्मेट इस तरह बनाने की ज़रूरत है। हाँ, ऑब्वियसली जिस की चीज़ की हमें ज़रूरत है वो तो हम लिखेंगे, लेकिन अगर आप इनको स्किप करना चाहें और आप इसको बिल्कुल कुछ भी इस तरह करके लिखना ही ना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, इसको गायब ही कर दें, बेशक डैश लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस बात पे परेशान नहीं होना कि ये पूरे का पूरा फॉर्मेट कैसे याद रहेगा।
उस दिन मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम लोग जो बेसिक वो जो चीज़ें होती हैं बात बात हो गया जा रहा है ठीक ठीक। अच्छा तो उसमें जो बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो तो खैर हमने लिखनी होती ही होती हैं, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उसको बेशक स्किप कर दें, ना लिखें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 3 पोर्शंस हैं, पहले में नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट होती है, दूसरे में वर्किंग कैपिटल चार्जेस की एडजस्टमेंट होती है और तीसरे में इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्सेस पेड की एडजस्टमेंट होती है। तो अगर हम इसको वो करना चाहें, वाज़े करना चाहें ज़्यादा, तो एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया और तीसरे पोर्शन में ये सिर्फ 2 आइटम्स आएंगे जिसको हम कलर को ज़्यादा वो हो गया। तीसरे पोर्शन में तो ये 3 डिफरेंट पोर्शंस हैं। पहले वाले में नॉन कैश आइटम्स आ रहे हैं, दूसरे में वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपको बस ये पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है या वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे होती है तो बाकी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं। मसलन रिजा से पूछ लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिजा रिजा को मेरी आवाज़ आ रही? जी अमान। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है और इसका मतलब है कि ये जो हेडिंग होगी, इस हेडिंग में जितने भी करंट एसेट्स हैं या जितनी भी करंट लायबिलिटीज़ हैं, तमाम की एडजस्टमेंट यहाँ पे आ रही होगी। अब यहाँ पे उसने सिर्फ डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स या इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ लिखा है, लेकिन हमें पता है कि करंट एसेट्स में बहुत सी चीज़ें आती होती हैं। इन्वेंट्री करंट एसेट है, अकाउंट्स रिसीवेबल करंट एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स हैं, कैश करंट एसेट है, बैंक करंट एसेट है। बैंक और कैश तो यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन अदर देन बैंक और कैश जो करंट एसेट्स हैं उनकी अगर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो वो हम यहाँ पे करते होते हैं। तो 3 पोर्शन हो गए, याद रखने वाली बात, नॉन कैश आइटम्स, वर्किंग कैपिटल चार्जेस और इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्सेस पेड वाला हिस्सा। अब यूँ देख लेते हैं कि ये जो लॉस था, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लॉस जो है वो ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये 9000 एक नॉन कैश लॉस है। तो हमने कहा था कि ये नॉन कैश लॉस कैसे है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हाउ लॉस ऑन सेल ऑफ an asset, a non-cash loss। ठीक है जी, नॉन कैश लॉस कैसे? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं वो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम इसको कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास एसेट की कॉस्ट होती है। कॉस्ट एक कैश आइटम है, ऑब्वियसली पैसे खर्च करके ही आपने जो है वो अपने एसेट को परचेज किया होगा। तो कॉस्ट में से हम माइनस करते हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है, डेप्रिसिएशन जो होती है वो हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है। अंदाज़ा लगाया हुआ है आपने कि एक साल में डेप्रिसिएशन सपोज 15,000 होगी। अब वो जो 15,000 है वो 15 ही आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि आपने एग्जैक्टली 15,000 का एसेट इस दफ़ा यूज़ कर लिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 15,000 से ज़्यादा की अमाउंट यूज़ होगी, ऐसा भी हो सकता है कि वो 15,000 से कम की अमाउंट यूज़ होगी। ठीक है, एसेट उतना यूज़ ही ना हुआ हो जितना आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, एसेट ज़्यादा यूज़ हो गया हो जितनी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है। तो सपोज़ आपने जब ये माइनस की तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं।
और बुक वैल्यू भी जो होती है ये भी एक हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है ऑब्वियसली, कि कैश में से इतने हमने इसको इस्तेमाल कर लिया होगा जो कि हमने अंदाज़ा लगाया, और इतना एसेट हमारे पास बच गया होगा। हम इसको 100 कह देते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम 20 कह देते हैं, और हम कह देते हैं कि हमारे पास जो बुक वैल्यू है वो 80 रुपीज़ है। ठीक है, ये हमारा अंदाज़ा है कि हमारा जो एसेट है वो 80 रुपये का हमारे पास बच गया है। अब सपोज कि हमने इस 80 रुपये वाले एसेट को, जो हमारा अंदाज़ा था कि अभी हमने इससे 80 रुपये का फ़ायदा और उठाना है, वी सोल्ड दिस एसेट फॉर सपोज 90 रुपीज़। तो हमें लॉस का करना है, तो सपोज वी सोल्ड इट फॉर 70 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि हमें 70 रुपये मिले। अब लॉस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 10 रुपये का हमें लॉस हुआ है। कंपैरिजन किन दो वैल्यूज़ के बीच में किया है हमने? कंपैरिजन हमने किया है 80 रुपीज़ के बीच में और 70 रुपीज़ के बीच में, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू के बीच में और एक एक्चुअल वैल्यू के बीच में आपने कंपैरिजन करके कहा कि मुझे 10 रुपये का लॉस हुआ। तो ये लॉस एक्चुअल लॉस नहीं है, ये लॉस है एक्चुअल। देखें 100 रुपये आपने लगाए थे और 70 रुपये की वो चीज़ जो है वो बिकी है, तो हो सकता है आपने 70 रुपये उसको इस्तेमाल कर लिया हो सकता है आप बेचने में इतने बोंगे हों कि आपने उसको ठीक तरीके से उसको अपना केस प्रेजेंट ना किया हो और उस चीज़ की वैल्यू ही बहुत फजूल लग गई, और क्योंकि वो एसेट आपको बेचना था तो आपने बेच दिया उसको। तो बिका कितने का है और वो हमने लिया कितने का था, हमने इस्तेमाल भी तो किया है उसको। तो इट ऑल कम्स टू दैट कि जो भी गेन हो रहा है, अगर रिवर्स काम होता 90 काम बेच रहे होते, तो जो भी गेन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो लॉस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना वो गेन आपको हुआ है एक्चुअल सेंस में, ना वो लॉस हुआ है आपको एक्चुअल सेंस में। चीज़ आपने 100 रुपये की ली थी, आपने इस्तेमाल की 70 रुपये की आपने बेच दी। चीज़ आपने ली थी 100 रुपये की, इस्तेमाल की 90 रुपये की आपने बेच दी। और कंपैरिजन करना बुक वैल्यू के साथ, एक ऐसी वैल्यू के साथ और एक ऐसी वैल्यू के साथ कंपेयर करके और उसके ऊपर लॉस रिकॉर्ड करना जो कि एक्चुअल में आपको हुई भी नहीं है, ठीक कंपैरिजन नहीं है, और वो एक्चुअल कैश में लॉस आपको नहीं हुआ। अब हम क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हमने जो लॉस रिकॉर्ड करना है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। ये बीच में जिसने सवाल किया था, ये उसके सवाल का जवाब है कि क्या लॉस 30 रुपये हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। हमने क्योंकि कंपैरिजन इन दो वैल्यूज़ के बीच में किया था, 80 रुपये के बीच में किया था और 70 रुपये के बीच में किया था, और हमने लॉस क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में 10 रुपये का प्रेजेंट किया है, यहाँ तो लॉस ज़रा ज़्यादा वैल्यू का प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बहरहाल हमने लॉस क्योंकि 10,000 का यहाँ पे प्रेजेंट किया है, तो रिवर्स भी यही 10,000 हो सकता है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। अच्छा, फिर इस 70 का क्या करें जो मिले? अगला सवाल ये होना चाहिए। पहले तो हमने वो जो गलत काम किया हुआ था कि हमने 10 रुपये के लॉस को हमने लॉस अपना लिख लिया था, पहले तो भाई हमने वो गलत काम अपना ठीक कर दिया कि भाई ये 10 रुपये का लॉस जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, ये पैसे मैंने खर्च थोड़ी किए हैं और ये लॉस मुझे एक्चुअल में थोड़ी हुआ है। तो पहले तो हमने उस चीज़ को एडजस्ट कर लिया। दूसरी एडजस्टमेंट हम तब करेंगे जब हम ये 70 रुपये को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम ये भी लिखेंगे कि भाई हमने 70 रुपये की चीज़ बेची भी है, एसेट्स को हमने बेचा। लास्ट टाइम हमने बात की थी इसके ऊपर, मेरा ख्याल है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसको डिलीट कर दिया, वरना वो हम जब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो एसेट परचेज करते हैं, नॉन करंट एसेट, तो हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखते हैं कि मैंने ज़मीन खरीदी या मैंने इक्विपमेंट ख़रीदा है और उसके ऊपर मेरे पैसे इतने खर्च हुए हैं। और अगर जब हम उस एसेट को बेचेंगे तो फिर भी हम उसी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही लिखते हैं कि भाई एसेट मैंने इतने का बेच दिया है। ठीक है, तो ये 70 रुपये ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल ही हम लिखेंगे ही कहीं पे नहीं इसको। इस 70 रुपये की जो एडजस्टमेंट होगी वो हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में करेंगे, जहाँ हमने जब ख़रीदा था 100 रुपये का एसेट, तो जिस जगह हमने लिखा था
उसी जगह पे हम लिखेंगे कि भाई वो 100 रुपए का एसेट हमने 70 रुपए का बेच दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो जो एडजस्टमेंट होगी वो वहाँ पे हो जाएगी। ऑब्वियसली एक अकाउंटिंग पीरियड में काम नहीं होने लगा, डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में ये काम है। ठीक है, तो गेन या लॉस जब भी होगा, अब मैं इस पूरी बात की जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको सुनाई है, इस लंबी चौड़ी कहानी का खुलासा बयान करने वाला है। जब भी कोई आपने एसेट बेचा और उस एसेट के ऊपर आपको गेन हुआ या लॉस हुआ, ये बहुत खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो जो गेन या लॉस हो सकता है वो टेंजिबल एसेट के ऊपर भी हो सकता है, वो इनटेंजिबल एसेट के ऊपर भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकता है। जिस किस्म के मर्जी एसेट के डिस्पोजल पे आपको गेन या लॉस हुआ हो, तो एक तो गेन या लॉस नॉन कैश होगा, तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। पहले आपने डिडक्ट किया हुआ था, अब आप उसको वापस ऐड बैक करके हिसाब किताब बराबर करेंगे। फिर जितने पैसे मिले हुए होंगे, ये दूसरा इफेक्ट होगा उसका, जितने पैसे मिले हुए होंगे उस पैसे को आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, लॉस या गेन, लॉस या गेन, प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, लॉस हुआ तो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और जो पैसे मिले हैं, पैसों की ट्रीटमेंट जो है वो हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करेंगे। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। ये मैं जो समझा रहा हूँ ना, ये सवाल अब आपको, ये सवाल है तगड़े, ज़रा माठे माठे सवाल नहीं है, तगड़े तगड़े सवाल। ये तगड़े तगड़े सवाल करने पड़ेंगे सॉल्व खुद आपको, उसमें इस किस्म की चीज़ें सामने आएंगी जिसकी मैं आपको दूंगा असाइनमेंट। तो जब आप असाइनमेंट सॉल्व करके लाएंगे और छापे मार के लाएंगे, तो फिर मैं उसका लेता होता हूँ असाइनमेंट का वाइवा, कि ये आपने सॉल्व खुद की है या आपने सॉल्व खुद नहीं की। सही जवाब छापा मारा हुआ पनिशेबल होता है मेरे हिसाब से, गलत जवाब खुद सॉल्व किया हुआ पनिशेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपने माशाल्लाह अपना दिमाग लड़ाया होता है। आप ओपनली सामने आते हैं कि भाई ये चीज़ मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। ये सर आपके सामने रिटन मैं प्रूफ लेके आया हूँ कि मैंने कोशिश की है, लेकिन ये मेरे काबू नहीं आ रहा था। बीच बीच में मैंने आपसे पूछा भी, कुछ आपने मुझे गाइड भी किया, तो सर ये मेरी कोशिश है, नाकाम सी एक मासूम सी एक कोशिश मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो इसमें कमी बेशी हो तो माफ़ फरमा दें, समझा भी दें कि ये कैसे हुआ हो तो समझा भी देंगे, लेकिन खुद करेंगे, गलत ही करेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक करके आएंगे ना तो फिर मुझे समझाना पड़ेगा कि ये कैसे ठीक किया। और छापे एक दूसरे के ज़रूर मार लिया करें, मुझे उससे कोई कभी भी टेंशन नहीं होती है कि, लेकिन छापा बता के एक तो समझ के मारें, जिसका भी छापा लगा रहे हैं उससे पूछें कि भाई ये तूने क्या लिखा हुआ, समझा दे, मुझे भी समझा दे, सर ने वाइवा लेने मारा जाऊंगा। वो भी कहे यार मैंने भी कहीं से छापा मारा था, तो भाई दोनों चल के उससे पूछते हैं जिसका तूने छापा मारा कि यार ये क्या लिखा हुआ। तीसरे को भी नहीं पता यार मैंने तो चौथे से छापा मारा था, चलो यार तीनों मिलके चौथे के पास चलते हैं, उसे कहते हैं यार भाई ये समझा क्या लिखा हुआ। चौथे ने थोड़ी बहुत बात बताई, बाकी नहीं बताई। आपने क्वेश्चन का जो पूरा आंसर लिखा हुआ था, आंसर के ऊपर ही लिख दीजिएगा सर ये चीज़ मैंने लिख तो दी है, समझ नहीं आई कि ये क्या लिखी है, काइंडली प्लीज़ गाइड। तो आपके इस सच बोलने पे मार्क्स भी मिल जाएंगे पूरे ही, और साथ में ये है कि वो हम डिस्कस भी कर लेंगे क्लास में कि यार ये पॉइंट समझ में नहीं आया था, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया, तो बेसिकली ये बात हो रही थी। ठीक है, लेकिन यस आप अपनी मेहनत सामने लेके आइएगा, छापे ज़रूर लगाने हैं, ज़रूर लगाइएगा, समझ के लगाइएगा, वरना मारे जाएंगे। जिसका मुझे अंदाज़ा हो गया, और मैं काफ़ी तेज अंदाजा लगाने में। खतरनाक आदमी हूँ,
अंदाज़ा मुझे फ़ौरन हो जाता है। मैंने वाइवा ले लिया, मुझे पता लग गया आपने ये नहीं किया हुआ और आप झूठ भी बोल रहे हैं, फिर स्नाइपर हेडशॉट मेरी तरफ से आएगी। तो ओपनली मेरे साथ चीज़ें डिस्कस करनी है कि सर ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ताकि उसका हल निकाला जाए। ठीक है, खाली क्वेश्चन सॉल्व कर लेने डिग्री का मकसद नहीं है, चीज़ों को समझना डिग्री का मकसद है। अच्छा, तो डिप्रिसिएशन की बात हो गई जी, और हमने लॉस या गेन की बात भी कर ली कि ये नॉन कैश होते हैं और क्यों होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब हम यूँ करते हैं कि ये एक एक करके ये जो बैलेंस शीट के आइटम्स ये जो नीचे दिए हुए हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल है, ये इन्वेंट्री है, ये ट्रेड पेएबल है, अक्रूड वेजेस और सैलरीज है, अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस हैं, ये एक एक करके इन सबको उठाते हैं और ये देखते हैं कि यानी इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ रही हैं हमारे सामने। तो एक तो हमारे पास ये ट्रेड रिसीवेबल्स सबसे पहले उठा लेते हैं, और 1,57,000 थे साल के शुरू में। डेटर्स का बैलेंस था ये, डेटर्स साल के आखिर में। ये सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें ना ये बहुत बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके क्लियर करता है बहुत खूबसूरत सवाल। अच्छा, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम डेटर का एक अकाउंट बना लेते हैं। फिर इसमें ये बताना है गेन या लॉस हुआ है? नहीं, अभी हम देखते हैं कि इसमें बताना क्या है, बल्कि ये तो डायरेक्ट अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं सर। इंक्रीज हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कैश आउटफ्लो हुई होगी कि कैश इनफ्लो हुई होगी। इसको हम यूँ करते हैं कि साथ साथ हम यहाँ लिख भी लेते हैं। हमारे पास हुआ है जी इंक्रीज इन इनफ्लो हुआ है। increase in account receivable। और ये फारूक साहब थे जो कह रहे थे कि जी नो सर, अमान था। अमान था। यस सर। अमान कह रहा था कि ये जो है ये हमारे पास वैल्यू इंक्रीज, दोनों का डिफरेंस में से है कितना? 16,000। 16,000। यस तो सर। पहले तो हम लिखते हैं ना वैल्यू, फिर बहस करते हैं इसके ऊपर कि भाई ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। वो होगी इनफ्लो होगी तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, आउटफ्लो होगी तो नेगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे। अच्छा, हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल में इंक्रीज आई है। अब ये हमारा पैसा था, हमने चीज़ ख़रीदी और हमने चीज़ ख़रीद के किसी को उधार पे दे दी और उसे कहा कि भाई जा याशी कर, 2 महीने के बाद पैसे वापस कर दें, या 1 महीने के बाद पैसे को वापस कर दें, या 15 दिन के बाद, जो भी। लेकिन हमने किसी को अपने पैसों से ली हुई चीज़ उधार पे दे दी। इसका मतलब है हमारा पैसा, हमारे पैसों से ख़रीदी हुई चीज़ वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर वैसे गौर से देखा जाए तो हमारे पैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी बात ही है। Yes, sir. इसका मतलब है कि ये पैसे थे हमारे जो कि हमारे बिजनेस से बाहर कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो हम फिर इसको कह सकते हैं कि आउटफ्लो हुई है। Yes, sir. तो बाकी लोगों को भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। यस सर। और ये कौन है? मोहम्मद अरसलान है। ये क्या है? ये क्या नाम क्या है इसका? मोहम्मद अमान सर। अच्छा, अमान, ठीक है, अमान को तो समझ में आ रही होगी। हाशिर वो है अपने, यस सर। क्या नाम है? पानी चाहिए सर। ये समझ में आ रही है जो हम बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं?
जानू बात क्या कर रहे हैं? कोई सुना है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? यस सर, कैश फ्लो सर, जो अभी जो इंक्रीज हो रही थी अभी आपने आप जो सब बता रहे थे। इंक्रीज हो रही थी कैश फ्लो? कैसे इंक्रीज हो रही है? रिसीवेबल्स थे हमारे पास, रिसीवेबल्स 1,57,000 से इंक्रीज होकर 1,73,000 हो गए सर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे सर। अच्छा ठीक, ये फिर हसन साहब को भी बता दें। अच्छा, फिर हम इन्वेंट्री को ले लेते हैं कि इन्वेंट्री हमारे पास 42,000 की थी और 38,000 की रह गई है। इसका मतलब है इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हुई, ऐसी बात ही है। Yes, यस sir. सर। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री जो है, इसका मतलब है इन्वेंट्री बिकी होगी तो इन्वेंट्री कम हुई है ना। कीपिंग ऑल अदर थिंग्स यस सर। Yes, sir. कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि इन्वेंट्री जल गई हो, ठीक है, सर क्रेडिट सेल्स। यानी कुछ भी हो सकता है ना। तो इस कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट 4,000 की जो डिक्रीज आई है, यस सर। इन्वेंट्री 42,000 की थी 78। अब क्योंकि बताया भी तो नहीं ना उसने कुछ कि भाई क्या यस हुआ, सर। यानी ये भी तो हो सकता था कि यार वो जल गई हो, ये भी हो सकता था कि वो बिक गई है, ये भी हो सकता है कि हमने कंसाइनमेंट में भेज दी हो, ये भी हो सकता है कि हमने उसके साथ कुछ और कर लिया हो। तो लेकिन कुछ और वो नहीं बता रहा, तो फिर हम अज्यूम यही करेंगे कि नॉर्मल हालात में, क्योंकि हम इन्वेंट्री को बेचते ही होते हैं, तो हमने इन्वेंट्री बेची है जिसकी वजह से वो पहले की बनस्बत कम रह गई है। 42,000 से स्टार्ट हुई थी, ऑब्वियसली हमने बीच में परचेजेस भी की होंगी, लेकिन अब वो 38,000 रह गई है। तो इसका मतलब है 4,000 की जो डिक्रीज आई है, उस 4,000 की डिक्रीज को हम एज एन इनफ्लो ट्रीट करेंगे, कैश इनफ्लो। इन्वेंट्री बेच के और हमारे पास पैसे आए होंगे। अच्छा, फिर इसी तरह ट्रेड पेबल्स जो हैं वो 43,600 थे और अब वो 35,700 है। तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी जब कम हुई है तो कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, इसका मतलब है कि हमने पैसे पे किए, उधार चुकाया है, तो तब ये 43 से 35। आउटफ्लो। हाँ, तब ये जो है तो ये डिफरेंस कितना है 43,600 का और 35,700 का? 7,900. तो 7,900, इसका मतलब है कि डिक्रीज इन पेबल्स जो है, तो डिक्रीज इन अकाउंट्स, आपकी इजाज़त हो तो मैं A-P लिखने लगा हूँ। डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल जो है वो कितनी वैल्यू थी? 7,900. 7,900 जो थी, तो ये हमारे पास एज एन आउटफ्लो आएगी, क्योंकि उधार चुकाया गया है जिसकी वजह से उसमें डिक्रीज आई है। फिर ये हमारे पास अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज हैं और इसमें 600 रुपये का इजाफा हुआ। उधार 4,000 था, अब हमारे ऊपर उधार बढ़ गया है। इसका मतलब है कि किसी और का पैसा है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको एज एन इनफ्लो ट्रीट करेंगे कि ये मेरे पास पैसे आ रहे हैं। तो इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज पेबल जो है, 400 रुपये से एज अ पॉजिटिव फिगर जो है वो हम शो करेंगे। ठीक है जी। ओह सॉरी, 600 था, 400 नहीं था, 600 था। तो फिर हमारे पास जो है वो अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस है और 11,200 थे और ये अब 10,000 रह गए। और टैक्सेस पेएबल हैं जो कि 45,000 थे और अब 41,000 रह गए। इन दोनों की एडजस्टमेंट अभी हम करेंगे जब हमने टैक्सेस और इंटरेस्ट पेड
जब हमने निकालना होगा तो वहाँ पे फिर हम इनका अकाउंट बना के और इनकी एडजस्टमेंट करेंगे कि कितनी अमाउंट जो है वो हमने पे करनी है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस ये यहाँ पे भी दिया हुआ है और अक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो हमें इंटरेस्ट पेड निकालना है क्योंकि इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट ये हमने 24,000 की ऑलरेडी की हुई है। अब यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट नहीं, एंड पे जाके हम इसकी एडजस्टमेंट देखेंगे कि क्या हो रही है जो इंटरेस्ट पेड की है। इसी तरह टैक्सेस पेड की एडजस्टमेंट यहाँ पे हम कर ही नहीं रहे। फारूक बताएगा कि टैक्सेस पेड की एडजस्टमेंट हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं या अभी तक हमने क्यों नहीं की। फारूक है क्लास में? यस सर। जी जनाब, टैक्सेस की एडजस्टमेंट हमने क्यों नहीं की? वो तो लमसम ही आएगा ना, हमारा तो वो वाला काम ही नहीं है ना। जी फारूक, क्योंकि यार हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऊपर वाली चीज़ों की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ से हमने बात शुरू की है 1,02,000 से, और 1,02,000 से ऊपर की जो चीज़ें थी हमने उनकी एडजस्टमेंट जो है वो हम देख रहे हैं। तो इस वजह से हमने इंटरेस्ट को तो अकाउंट फॉर कर लिया, टैक्स को हमने अकाउंट फॉर नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ऊपर कोई भी टैक्स का एक्सपेंस जो है वो नहीं था। एक वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि टैक्स हमारा जो है वो क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, इस वजह से हमने उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग नहीं की है। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो हाँ, अब हम इंटरेस्ट पहले आ चुका था, इस वजह से इंटरेस्ट की है। क्योंकि इंटरेस्ट तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ही है ना, ये 24,000 का वो क्योंकि है, तो हम तो वापस ऊपर ये सारी जितनी ये चीज़ें हैं तो इन सारों को हम वो कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। जो नॉन कैश या डेप्रिसिएशन या इस किस्म की जितनी चीज़ें भी थी जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की थी, उन सब की हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये, और दूसरी ये कि जो टैक्स है वो बिल्कुल डायरेक्टली एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो नहीं है, इस वजह से हमने फिर उसकी डायरेक्टली इस वो जो मेन ऑपरेटिंग उस वाला हिस्सा है उसमें हमने इसकी एडजस्टमेंट की भी नहीं। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो अब हम यूँ देख लेते हैं कि यहाँ तक 1,02,000 में 24,000 ऐड हो गए, 46 भी ऐड हो गए, 9 भी ऐड हो गए, 4 भी ऐड हो गए, 16 माइनस हो गए, यस सर। 600 ऐड हो गए, 79। अब यहाँ देखें, अब अल्फाज से भी पता लग रहा है ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कारोबारी एक्टिविटीज़ से कितना, जो मेन तुम्हारी कारोबारी एक्टिविटीज़ थी, जो असल कारोबारी एक्टिविटीज़ जो थी तुम्हारी, उन असल कारोबारी एक्टिविटीज़ से तुमने कितना पैसा जनरेट किया। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये इरसा बताएंगी। इरसा है क्लास में? कैलकुलेशंस इरसा बताएंगी। इरसा क्लास में है? पता चले इरसा क्लास में ही नहीं है। इरसा की एब्सेंट लगा दें, शुरू से लेके अभी तक इरसा एक स्लीपिंग मोड में है हमारे साथ क्लास में, रूहानी तौर पे तो मौजूद हैं लेकिन ऑनलाइन मौजूद नहीं है। इरसा यानी फिर हम ना समझे। उमर मुमताज़ साहब आ गए हैं, हुज़ैफ़ा भी आ गए हैं। अच्छा चलिए अटेंडेंस ही ले लेते हैं।
और तब तक कोई इसको कैलकुलेट कर ले कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, और तब तक हम अटेंडेंस ले लेते हैं। आज है 29। लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी तो क्या डेट क्या थी, कुछ याद है? यस सर 22nd थी सर। 22 जी, आज है 29। फारूक साहब तो हैं। हसनैन यस अशरफ, सर। हसनैन अशरफ। वो उसके बाबा हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह उनको सेहत दे। हुज़ैफा, Present, sir. रजा इबरार, Present, sir. हसनात अहमद। हसनात ऑफलाइन हो गया। उमर मुमताज़, यस सर। अच्छा चलो, मुझे लग रहा था कि आप शायद किसी दूसरे प्लेनेट से बोल रहे हैं। यास्मीन अख्तर Present, sir. और कोमल तो थी। कोमल, Yes, sir, present. मोहम्मद अमान प्रेजेंट सर। और हाशिर असद प्रेजेंट सर। और इरसा गालिब। ये पड़िंग पड़िंग क्या हो रहा है सर? किसी को पता सर है? ईशा ने हैंड रेज की है। अच्छा, इरसा क्या इशू है? सर पिछली किसी एक क्लास में उसने माइक का इशू तो बताया था। अच्छा चलो, कल शायद। अच्छा ठीक है इरसा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आप हमें बता सकती हैं कि ये कितनी आएंगी? वैल्यू कैलकुलेट करके मैसेज कर दें, उसमें इनबॉक्स में ही हमें बता दें, ताकि ये है कि हम लिख लें। हम आपका ही वेट कर रहे हैं। इरसा बताएं तो फिर हम ज़रा क्विक सी 10 मिनट की ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। अब अल्लाह करे इरसा बता दें। इरसा मेरा ख्याल है कि दोबारा शहादत के मरतबे पे शायद फाइज हो चुके हैं। ये कितना आ रहा है? मेरा तो 1,61,700 आ रहा है। किसी ने यस कैलकुलेट? सर यही मेरा भी। Yes, sir. Yes, sir, ये आ रहा है. ठीक है। इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्सेस पेड जो है 10 मिनट बाद, ठीक है? और फिर मैं यस फ़ौरन ही सर। आगे ये काम शुरू कर दूंगा, ताकि ये है कि उनमें भी काफ़ी कुछ और कवर करना। अभी इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन चला दें। चलो, ओके सर। 10 मिनट्स।
अच्छा जी, तो मेरा ख्याल स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें जब हमने इंटरेस्ट का हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी, तो वो हम कैसे करेंगे? सर एक क्वेश्चन है। जी जी, 2-3 पूछ लें सर। सर ये पीछे जो डेप्रिसिएशन वाला 46,000 आया था वो जरा बता दें सर कैसे है? वो इन्होंने खुद बताया हुआ नाम, ये स्क्रीन शो हो रही। नो सर। शुक्र है। ये आप शो हो रही है। यस सर। फाइल कौन सी फाइल है? अच्छा, ये 46,000 यस सर। आई कान पार्ट चलो। ये अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 46,000, तो डेप्रिसिएशन उसने खुद ही बता दिया है कि 46,000 है, तो हमने इसलिए वही फिगर एज इट इज़ यहाँ पे 40,000 की डायरेक्ट लिखी। अच्छा, इंटरेस्ट पेड के लिए हम कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसका हमने बनाना है अकाउंट। अच्छा, इसके लिए अब हमें इंटरेस्ट अक्रूड या इंटरेस्ट पेएबल जो है उसका अकाउंट जो है वो हमें बताया हुआ है उन्होंने, उसको हम इंटरेस्ट पेएबल कह देते हैं। जी जी, अच्छा, इसको हम इंटरेस्ट पेएबल कह देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जो इसका होगा है, ठीक है, कल नहीं, वो नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, नवंबर अगले महीने। अच्छा, तो लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होगा? और सारे खामोश होके चुप हो जाते हो, आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? और मेरा माइक तो नहीं बंद हुआ हुआ? बस सर आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है तो इतने शर्मा क्यों जाते हो? आसान सी बात है, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको आती है तो अकाउंटिंग इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, यही होती है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जिस तरफ एसेट्स या लायबिलिटीज़ जिस तरफ पाए जाते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस भी उसी तरफ पाया जाएगा। मसलन इंटरेस्ट पेएबल जो है वो एक लायबिलिटी है, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी जो लायबिलिटीज़ हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, क्रेडिट साइड पे होती है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है। ठीक है जी, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं सर, मंडे को देखेंगे। मंडे को देखेंगे जो नेक्स्ट टाइम मंडे की साइन है। ठीक है जी, हाँ वो फिर अबरार का साइन नहीं है जो है ना, मैंने कहा अबरार को 11,200। एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होगा अमान? कोई भी एसेट हो,
क्रेडिट। तो कोई भी एसेट हो ऐसे ही है, उसका ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस, वो भी ऐड कर कोई भी एसेट हो उसका नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस उसी तरफ होगा जिस तरफ एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन में पाए जाते हैं, जो कि डेबिट साइड। ठीक है, अच्छा। ओके सर। और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो ऑब्वियसली इसी की ऑपोजिट साइड पे होता है, तो हम यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन लिख लेते हैं। ठीक है जी, कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वी नीड टू हरी क्योंकि हमारे पास टाइम। अच्छा, और क्लोजिंग बैलेंस है जी 10,000। अच्छा, एक्सपेंस जब हमने रिकॉर्ड किया था इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो जो कि ये 24,000 का ये था, ये रहा इंटरेस्ट चार्जेस 24,000 के, टॉप ऑफ द स्क्रीन पे जहाँ पे मैं ये कर्सर हिला रहा हूँ वहाँ पे। तो इसकी एडजस्टमेंट या इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करते होते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल जो कि क्रेडिट हो जाएगा। अब क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो रहा है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है जी, और वो था 24,000। और जब हम ये, यार ये समझ तो आ रही है ना ख़वातीन हज़रात? ख़वातीन हज़रात, सर ये आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आपने यहाँ पे डेबिट मतलब डेबिट साइड पे लिया ना, तो फिर इसको क्रेडिट साइड पे क्यों मेंशन किया? क्योंकि जो अकाउंट बना रहे हैं हम, वो अकाउंट बेसिकली बन रहा है इंटरेस्ट पेएबल का। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगी। और रीज़न के तौर पे हम ये लिखेंगे कि ये अमाउंट क्रेडिट क्यों हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ था। ठीक है जी, ओके। अच्छा। और फिर जब आप लायबिलिटी पे कर देते हैं तो लायबिलिटी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा ही है जी? यस सर। ठीक है, अब इंटरेस्ट पेएबल क्योंकि डेबिट हो रहा है, अमाउंट डेबिट साइड पे आएगी। और रीज़न के तौर पे हम लिखेंगे कैश। और अमाउंट जो थी वो कितनी थी, ये अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये हमारे पास आएगी बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। किस तौर पे आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आएगी। बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब हुआ, ये दोनों आप करेंगे ऐड और ये करेंगे आप माइनस, तो ये इस चीज़ के बराबर आएगी। अकाउंट्स की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए ना। यस सर। इस साइड पे तो 35,200 आ रहा है, जबकि इस साइड पे खाली 10,000 आ रहा है। तो साइड्स तो दोनों बराबर ना हों, तो साइड्स को बराबर करने के लिए जो अमाउंट हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं उसको हम जी 25,200, तो ये हम यहाँ पे इंटरेस्ट पेड में लिख देंगे 25,200। इसी तरह इनकम टैक्सेस पे पेड के लिए भी हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि होगा, अल्लाह आपका भला करे, वो होगा टैक्सेस। तो इंटरेस्ट पेएबल था, वो अकाउंट बनेगा टैक्सेस पेएबल का। उसका भी जो ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा, क्योंकि वो लायबिलिटी है,
उसका भी जो ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा वो इसी साइड पे होगा जिस साइड पे लायबिलिटी पाई जाती है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस की जगह आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस। तो हमारे पास ये टैक्स पेएबल का ब्रॉड डाउन बैलेंस है 45,000 और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 41,000। इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है वो है 38,000, ये टैक्स ऑन प्रॉफिट 38,000 का है टैक्स एक्सपेंस। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो इरसा से कहें हाथ तो नीचे कर लें, अब हाथ थक जाएगा इनका। इरसा को मैसेज करें, उन्हें कहें सर कह रहे हैं हाथ थक जाएगा। हैं क्या चीज़, तो क्या वो चीज़? स्क्रीन नहीं नजर आ रही थी, आ गई है, ठीक है। हाँ, वो मैंने यही देखने के लिए किया था कि कहीं उनका हाथ थक ना जाए। वो मैंने देखा वो अभी तक हाथ बेचारा जो है वो थक रहा है, तो मैंने कहा कि कह दूं कि हाथ नीचे कर लें, हाथ थक जाएगा। जी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये माइनस होगा, तो ये 42,000 आ जाएगा। यस सर। ये 42,000 हम हाँ लेंगे, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जी क्या वैल्यू आ रही है, 1,61,700 में 25,200 आप ऐड कर रहे हैं, 42,000 आप माइनस कर रहे हैं। तो वैल्यू को बता दे। 94,500। 94. Yes, sir. 94,500 ठीक हो गया, इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं, तो बोल्ड पहले से ही होगा। 94,500 आ गई वैल्यू हमारे पास। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। अब हम देखते हैं कि अगर यही सवाल हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे होते तो हमारे पास सिचुएशन क्या होती। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे ही आ जाएंगी। अंडर द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स आता है सबसे पहले, और इसके लिए हम कर लेते हैं वर्किंग फ्री कह देते हैं हम इसको, और इन दोनों के लिए जो हमने की थी उसको हम वर्किंग 1 और वर्किंग 2 कह देते हैं। तो ये वर्किंग जो है एलएमएस पे लगाएंगे आप? जानू आपके लिए
ये चीज़ें शेयर हो जाएंगी। बस मुझे जो है ना थोड़ा बहुत ये है कि मुझे बस याद दिलाना होता है कि सर आपने ये काम करना है, तो फिर मैं काम कर देता हूँ। अगर आप मुझे याद नहीं दिलाएंगे तो मैं ज़रा थोड़ा सा भुलक्कड़ आदमी हूँ, तो फिर मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। याद दिला ओके दें। सर, याद दिला देंगे सर। हाँ, वो लास्ट लेक्चर भी जो है वो भी अभी तक अपलोड मेरा ख्याल है मैंने नहीं किया हुआ। लास्ट लेक्चर नहीं अपलोड किया ना? नो सर। हाँ, वो भी कर देते हैं, ये वाला भी कर देते हैं। और इसके अलावा कल, लेकिन ये करूँगा सुबह, मुझे याद दिलाइएगा तकरीबन 9-10 बजे। तो कल फिर मैं ये है कि ये लेक्चर्स दोनों जो हैं ये फिर मैं जितने भी हैं आपके, और ये फाइल, ये वाली फाइल जो है ये भी मैं उसमें आपके फाइल में LMS पे अपलोड कर दूंगा। लेक्चर्स यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसके ऊपर अपलोड करूंगा, वहाँ से आप फिर खुद ही देख लीजिएगा। लिंक शेयर कर दूंगा LMS के ऊपर, ठीक है? ओके सर। अच्छा, उसमें और भी बहुत से टॉपिक्स पे, बहुत से सब्जेक्ट्स पे, बहुत से टॉपिक्स पे, फाइनेंस है, रिपोर्टिंग के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बेसिक्स हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंस की, इंटरनेशनल फाइनेंस की, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, बड़ी चीज़ें हैं उसमें से। अगर आपका दिल करे तो बाकी कुछ भी देख लीजिएगा, ना दिल करे तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अकाउंट बनाते हैं आप ज़रा, क्योंकि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स जो है ये हमें अकाउंट के थ्रू ही पता, या होगा खैर, ये हमें अकाउंट के थ्रू ही पता लगेगी। यहाँ से हम कर लेते हैं, ये करते हैं पेस्ट, और जो अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा वो हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल्स, और क्योंकि ये एसेट है, ये अल्लाह खैर। अच्छा जी, इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि ये एसेट है, और क्योंकि एसेट्स बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट्स वैसे भी अकाउंटिंग इक्वेशन में डेबिट साइड पे होते हैं, तो यहाँ पे भी वो डेबिट साइड पे आएगा। शाबाश। ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट रिसीवेबल 1,57,000 इसका ओपनिंग बैलेंस था, 1,57,000 इसका ओपनिंग बैलेंस था, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जो कि बैलेंस कैरिड डाउन 1,71,000, 73 है। 1,73,000। ठीक है जी। अच्छा, फिर जब आप सेल करते हैं तो सेल की उधार पे सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल्स डेबिट होते हैं और सेल्स होती है क्रेडिट। अब क्योंकि अकाउंट जो है वो अकाउंट रिसीवेबल का बन रहा है, तो जो सेल्स की अमाउंट होगी वो डेबिट साइड पे आएगी, क्योंकि बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। सेल्स तो सिर्फ उसकी रीज़न है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुए क्यों थे। सेल्स डेबिट नहीं हो रही, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रही। सेल्स की फिगर हमें उसने यहाँ बताई भी है 9,05,000, तो 9,05,000 की फिगर हम यहाँ लिख लेंगे, और जो हमारे पास जो वो है, जो कैश है वो यहाँ पे आ जाएगा। जब रिसीवेबल्स आपको पैसे पे कर देते हैं, आप जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, कैश को डेबिट करते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं वो हो जाते हैं क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट आएगी और कैश लिखेंगे।
मंडे के चला पूरे वीकेंड में उन्होंने आने ही हाँ मेरे को नहीं होता ठीक हाँ इतनी चीजें तो वो करेगा सर हाँ फिर जब डेट होनी है तो सारा वो खातून फिर मसला करेंगी हमें उनका रहता नहीं डेट में बस नहीं हो सकती क्लास का प्रिपरेशन से निकाल नहीं देना वो ऐसे ही उसकी आगे जो है तो अभी तक 2 क्लासेस होंगी मेरा ख्याल से। ठीक है पूरी लेके ठीक है नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ चलिए कैश की वैल्यू कितनी आ रही है ये दोनों ऐड होंगी और ये माइनस हो जाएगी आपके पास कैश रिसीव्ड आ जाएगा कितना आ रहा है So 8,89,000. ठीक है जी और ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स हो गया अकाउंट रिसीवेबल हमारे कस्टमर्स ही होते हैं ना डेटर हमारे कस्टमर ही होते हैं ख़वातीन हज़रात Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ये हाँ हूँ करते रहा करें दिल लगा रहता है कि मैं अकेला क्लास में नहीं हूँ डर लगना शुरू हो जाता है ना बंदा अकेला हो तो फिर बंदा कहता है कि यार कैश पेड टू सप्लायर्स ये वर्किंग है फॉर इसमें अब हम क्या करेंगे कि अब हम अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से निकालेंगे परचेजेस अकाउंट पेबल और ऑब्वियसली ये क्योंकि लायबिलिटी है इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा या जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो साइड पे होगा और इसका बैलेंस कैरिड डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 43,600 इसका ओपनिंग बैलेंस है 43,600 और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है इसका 35,700 ठीक है जी और जो परचेजेस हुई हैं परचेजेस कैसे निकालेंगे क्विकली मैं बता देता हूँ टाइम ज़रा क्योंकि कम है कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई है और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होती है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे इसमें परचेजेस लेस करेंगे इसमें से ओके चलो खैर क्लोजिंग इन्वेंट्री is equal to cost of goods so अच्छा जी अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है इन्वेंट्री 42,000 है और 38,000 है 42,000
हाँ हाँ ठीक है, सही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास दी हुई है सवाल में 3,11,000, सॉरी 3,11,000। परचेजेस कैसे निकालेंगे? ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये लेस हो रहा है तो तब ये आ रही है वैल्यू। तो ये निकालने के लिए इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे 42,000 माइनस हो जाएगा और 38,000 ऐड हो जाएगा। तो परचेजेस की वैल्यू 3,07,000 आ रही है। यस सर। ठीक होगा। तो यहाँ पे अभी हमने इसको अकाउंट्स पेबल जो है वो परचेजेस 3,07,000, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये माइनस होगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कैश पेड की, जो कि बेसिकली एक बैलेंसिंग फिगर होगी 3,14,900। 3,14,900। और ये कैश पेड जो है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर है दी कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक तो ये वेजेस एंड सैलरीज आ गया। कैश पेड फॉर एम्प्लॉइज कह दे देंगे हम इसको। इसके लिए हम रखते हैं 5 कर लेते हैं। और अकाउंट जो हमें बनाना पड़ेगा इसके लिए, वो अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा वेजेस एंड सैलरीज का। वेजेस एंड सैलरीज पेबल, और यहाँ पे वो उन्होंने अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज के नाम से दिया हुआ है। तो वैल्यू जो हमारे पास आ गई 4,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है, लाइबिलिटी है, तो 4,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है, 4,600 इसका क्लोजिंग बैलेंस है। जो वेजेस किधर गया, वेजेस एक्सपेंस जो है वो 266,000 है। वेजेस एक्सपेंस, इसको मैं खाली EXP लिख रहा हूँ, इसमें वो भूल गया 266।
कैश पेड कितना आ जाएगा? तो 2,65,400. ये हम लिखेंगे 2,65,400 कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। तो इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्सेस पेड, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इंटरेस्ट पेड जो है वो है, किधर गया? इंटरेस्ट पेड जो है वो है हमारे पास 25,200 और वो है 42,000। तो 25,200 और 42,000। जरा कैलकुलेट करें क्या वैल्यू आ रही है। तब तक मैं ये देख लूँ कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। Two lakh 41,500. 500. कितना? 2,41,500. 500. इसका मतलब अभी हमने काफ़ी कुछ छोड़ दिया है। क्या चीज़ छोड़ी है वो देखते हैं, क्योंकि ये दोनों आंसर्स जो हैं वो सेम आने चाहिए। अच्छा जी, तो अदर एक्सपेंसेस तो खैर वो हमने माइनस नहीं किए। अदर एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं। अदर एक्सपेंसेस पेड 1,93,000 थे। 1,93,000 इनकी वैल्यू थी। इसमें से 46,000 जो है वो डिप्रिसिएशन के थे, तो वो तो ऑब्वियसली नॉन कैश चीज़ है, तो वो भी माइनस कर दो। ये हो गया 1,47,000। $94,500. जो हमारा उसमें भी आया हुआ है 94,500, यही है जनाब। यस सर। जो कि हमारा वहाँ पे भी है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में फ़र्क क्या है? इसमें हम जितना कैश पे कर रहे हैं हम वो शो कर रहे हैं, ठीक है, जितना हमने एक्चुअली कैश पे किया है। मसलन हमने ये देखा कि हमने कस्टमर्स से कितना पैसा रिसीव किया है, उसके लिए कस्टमर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें से देखना पड़ेगा कि आपने पैसे कितने वसूल किए हैं। इसी तरह हमने सप्लायर्स को कितना एक्चुअली कैश पे किया है,
क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा जहाँ से ये बात पता लगेगी कि क्रेडिटर्स से हमने कितने पैसे वसूल किए हैं। फिर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज पेएबल भी थी, हमने वेजेस एंड सैलरीज पेएबल की अकाउंट से ही अंदाज़ा लगाया कि पेएबल तो थी, हमने कितनी पे कर दी हैं और कितनी रहती हैं। अदर एक्सपेंसेस की बात जो थी वो यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में फ़र्क ये है कि डायरेक्ट मेथड में ये पहले वाले दो पोर्शंस नहीं होते, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चार्जेस नहीं होता, नॉन कैश चीज़ों की एडजस्टमेंट नहीं होती है, प्रॉफिट से बात शुरू नहीं होती है, यानी पहले दो पोर्शंस नहीं होते। तीसरा पोर्शन कॉमन है, पहले दो पोर्शंस नहीं होते। इसकी जगह हमारे पास जो चीज़ आया करती है वो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स वेजेस एंड और सैलरी। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ वगैरह जो, या कैश पेड टू सप्लायर्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते होते। ठीक है, आंसर दोनों का ऑब्वियसली, क्योंकि है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही, तो कैश दोनों का जो आंसर है, फाइनल आंसर है, वो सेम ही आना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है जी जी। सर ये जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो दोनों मेथड से करना होगा? जानू, अगर तो उसमें सवाल में ये लिखा हुआ हुआ कि दोनों मेथड से करना है तो दोनों से कर दीजिएगा, लेकिन अगर वो मांग ही इनडायरेक्ट मेथड रहा है या मांग ही डायरेक्ट मेथड रहा है तो दूसरे मेथड से सवाल सॉल्व करना तो टाइम ज़ाया करने के बराबर है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, अब आपने करना ये है, 5 मिनट रह गए हैं, कि आपने क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है, अच्छा इसमें चलो, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू आपने इसकी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी भी आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी है, बाकी नहीं करनी है। बाकी वैसे कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो क्या कहा जा सकता है। सर दोनों की इनडायरेक्ट मेथड से करनी है। हाँ जी, दोनों को इनडायरेक्ट मेथड से करना है। 5-9 जो है इसकी भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपने सॉल्व करनी है। 3 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखना है। फिर एक वो दूसरी बुक है, उस बुक में से आपको मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से बताऊंगा, तो वो सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ये आपकी पहली असाइनमेंट, और वो असाइनमेंट का मैं रूल बता क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 9 है। ठीक है। चलो, आज के लिए काफ़ी। ओके सर, थैंक यू। खुदा हाफिज़ सर। अटेंडेंस होगी थी? अभी होगी थी। चलो सही है।